नमस्कार दर्शकों, आज पूरा विश्व भारत देश की आत्मनिर्भरता को देख रहा है। किस प्रकार से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, इसे हम सब देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था आपदा को अवसर में बदलने का, और इसके मूल में था आत्मनिर्भरता की तस्वीर। और हम देख रहे हैं लगातार भारत देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हम एक दूसरे विषय पर भी बात करना चाहेंगे जहां पर भारत को काफ़ी सफलता भी मिल रही है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, हम उस पर भी बात करेंगे। शिशु मृत्यु दर को कमी लाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है जो काफ़ी हद तक सफल भी है। सरकार अपनी ओर से काम कर रही है। साथ ही साथ कई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो भारत सरकार यूनिसेफ की मदद से इस कार्य में लगी हुई हैं। ऐसे ही विषय पर आज हम बात करेंगे AIH के राज्य समन्वयक श्री जगन्नाथ कोमपिल्ले जी से। नमस्कार। साथ ही हम बता दें हमारे साथ टीका सखी के रूप में सरोजनी स्वरूप यादव जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। तो जगन्नाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में टीकाकरण अभियान के तहत जो हिफाजत कार्यक्रम चल रहा है वो क्या है और क्या उद्देश्य है इसका? हिफाजत कार्यक्रम एक ऐसी कार्यक्रम है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में, खास करके बस्तर क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो दूर है, कठिन है, जहां पे बहुत सारे बच्चे टीकाकरण से वंचित हो जाते हैं अनेक अनेक कारणों से। ये परियोजना विशेष रूप से उन्हीं के लिए बनाई गई है जहां पे मुख्य धारा से जो वंचित हो जाते हैं बच्चे जो टीकाकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लेके आने के लिए अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन हेल्थ नाम की एक संस्था जो भारत देश से संचालित करती है, उनकी तत्वावधान में हम स्थानीय जो लोकल इंस्टीट्यूशंस जिसे बोलते हैं, एक हमारा स्वयंसेवी संस्था भी है, बस्तर सामाजिक जन विकास समिति नाम के संस्था के माध्यम से हम ग्रामों में महिला समूह में से ही चयनित कार्यकर्ताओं को ढूंढ के, जिसे हम टीका सखी बोलते हैं, जी हाँ। टीका सखी के माध्यम से हम उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने की जो प्रयास है वही है ये हिफाजत कार्यक्रम। बिल्कुल। तो हमारे साथ टीका सखी के रूप में सरोजनी जी भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सरोजनी जी, आप बताएं कि जब आप जाती हैं टीकाकरण के लिए, लोगों के पास मिलती हैं, तो आपको कैसा लगता है? जी, टीकाकरण के लिए हम जाते हैं और लोगों से हम मिलते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं मैडम कि कई लोग टीकाकरण के लिए बच्चे को लेके ही तो आते हैं, परंतु कई लोग देखते हैं कि बच्चे रो रहे हैं और सिस्टर तो बताते ही हैं कि जो ANM है कि टीकाकरण के बाद बुखार आएगा। ऐसा कर कई माताएं अपने बच्चों को लेकर टीकाकरण स्थान से भाग जाते थे, है नहीं। और उस बीच में अगर हम उपस्थित रहते हैं या रहते हैं तो हम ये समझाते हैं कि टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। और टीका लगाने के बाद तो हल्का सा बुखार आता ही है, लेकिन टीका लगाने के बाद जो फ़ायदे हैं ये जीवन भर के लिए। जी हाँ, जी हाँ। जगन्नाथ जी, अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे, ये संस्था के बारे में जानना चाहेंगे। जी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसे गावी कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल स्तर की संस्था है जो इस मुद्दे पे काम करती है। उन्हीं की तत्वावधान में हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में राज्य स्तर पे अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन हेल्थ नाम की संस्था वो जिम्मेदारी देश में ली है, जो वर्तमान में देश में लगभग 7 राज्यों में 19 जिलों में काम कर रही हैं। और ये उन क्षेत्रों में काम करती है जहां हम लोडोर बोलते हैं, मतलब लेफ्ट ओवर, ड्रॉप ओवर एंड रेसिस्टेंट फैमिलीज वाले गांव को पहचान करके उन गांव में उन बच्चों को हम हिफाजत के लिए, हिफाजत प्रोग्राम के तहत उनको मुख्य धारा में लेके आने की प्रयास करते हैं। इसमें यूनिसेफ हमको सहयोगी देती है। साथ ही साथ जो ढांचा है कार्यक्रम का, स्थानीय समुदाय स्तर पे हम स्वयंसेवी संस्थाओं या स्वेच्छा कार्यकर्ताओं को हम टीका सखी के रूप में, जैसे अभी बात की है, हम उनका एक कैडर डेवलप करते हैं जो स्वेच्छा से अपनी ही गांव में वो हर एक बच्चे को ढूंढ के उनको सबसे मुख्य चीज़ें संचार है, इसकी आवश्यक जानकारी देना, उनको भ्रांतियां दूर करना और उनको टीकाकरण सत्र तक लेके आना। एक डिमांड जनरेशन प्रोग्राम है। इससे जो शासन की परियोजना जो है, खास करके जो ANM ये आंगनवाड़ी और मितानिन लोगों को, इन लोग काफ़ी मदद हो जाती है ताकि कोई भी बच्चा गांव में छूटे ना, यही उद्देश्य है। और इसकी ढांचा हम समुदाय के ही स्तर पे महिला समूह में से ही सदस्यों को हम टीका सखी के रूप से चयनित करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको समय समय पे तकनीकी ज्ञान देके इसको हम कराते हैं इस कार्यक्रम को। तो हम जानना चाहेंगे हिफाजत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे कैसे हुई है?
ये लगभग 1.5-2 साल पहले शुरुआत हुई है। जैसे आपको बताया, गावी के थ्रू से जैसे एलियंस फॉर इम्यूनाइजेशन हेल्थ की जिम्मेदारी ली है हिंदुस्तान में। ये 7 राज्यों में लगभग 19 जिलों में ये कार्यक्रम चालू किए। छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की एक क्रियान्वित संस्था है बस्तर सामाजिक जन विकास समिति, जिसको चयनित किया गया है क्योंकि उनकी पहुंच काफ़ी अच्छा है इन क्षेत्रों में जहां हम काम करते हैं। जी। और ये जो कार्य हम वर्तमान में जो कर रहे हैं, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के लगभग 24 ग्राम, वो बहुत कठिन ग्राम है जिसे हम लोडोर ग्राम भी कहते हैं। लोडोर मतलब लेफ्ट ओवर, ड्रॉप आउट और रेसिस्टेंट फैमिलीज जिन गाँव में होते हैं, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोडोर गाँव की पहचान करते हैं। तो शुरुआती दौर में हम ग्राम को पहचान करते हैं, साथ ही साथ महिला समूह जो सक्रिय हैं उनको पहचान करते हैं, उनमें से टीका सखी को निकालते हैं, फिर उनको हम प्रशिक्षण देते हैं सतत सारी तकनीकी संबंधित के, फिर उनको मोटिवेट करते हैं तो वो अपनी ग्राम की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। तो पिछले 1.5 साल में शुरुआती दौर में पहचान हुई, फिर दूसरी दौर में हम प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए और उसी दौरान कोविड-19 का भी था, तो साथ ही साथ ये लोग कोविड-19 की भी जानकारी और उसकी प्रचार प्रसार में काफ़ी सहयोगी रहे हैं। अभी वर्तमान में अब ये टीका सखी उस स्तर पर आ चुके हैं कि वो खुद अपनी ग्राम के हर एक बच्चे को पहचानना, हर एक बच्चे को लेके शासन की VHND सेशन तक ले जाने में, अगर कोई परिवार अगर टीकाकरण लेने से इनकार करती है, जैसे रेसिस्टेंट अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ, जैसे BCG टीका लगाने के बाद उनको बुखार आती है तो उनको लगता है कि टीकाकरण से बुखार आते हैं तो वो नहीं जाते हैं। तो आज के दिन में टीका सखी इतनी सशक्त हो गए हैं कि वो खुद परिवार में पहले से ही जाके उनको सारी जानकारी देना, उनको कन्विंस करना, उनको टीकाकरण सत्र तक लेके आना, ताकि एक भी बच्चा गाँव में टीकाकरण से वंचित ना हो। तो इस प्रकार ये ढांचा बनी हुई है। तो सभी की अलग अलग भूमिका है, जैसे टीका सखी की अलग भूमिका है। राज्य स्तर पे क्रियान्वयन करने के लिए बस्तर सामाजिक जन विकास समिति नामक जो स्वयं सेवा जो AIH से जुड़ी है, वो उसमें जुड़ी हुई है, जो क्रियान्वयन स्तर पे मदद करती हैं। और एलियंस फॉर इम्यूनाइजेशन हेल्थ हमको तकनीकी ज्ञान शुरुआत से देती है, मतलब क्योंकि राज्य स्तर पर देश भर में वो लोग सपोर्ट करते हैं हमको तकनीकी ज्ञान देते हैं। और इसमें यूनिसेफ, स्थानीय यूनिसेफ और दिल्ली की भी यूनिसेफ हमको तकनीकी रूप से भी मदद करते हैं और आर्थिक रूप से भी उसमें सहयोग करते हैं इस कार्यक्रम को। सरोजनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी कोरोना काल के दौरान टीकाकरण में कुछ समस्याएं आई हैं? कोरोना काल के समय में मैम जो टीकाकरण सखी स्वास्थ्य विभाग के नाम मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सभी एक टीम है। टीम उन बच्चों को चयनित करते थे जिनको टीका लगना है और उनके घर में जाके उनको टीकाकरण की सुविधा देते थे। तो कभी उन्होंने संदेह नहीं किया या कभी कुछ ऐसी समस्याएं नहीं आई कि वो आनाकानी कर रहे हैं और आप उनको मना रही हैं और उनको ये टीका लगाने के लिए कन्विंस किया? कभी ऐसी परेशानी आई आपके सामने? टीकाकरण अभी कोरोना काल में तो हाँ बहुत से ऐसे लोग बोले कि हाँ अभी कोरोना का समय है, क्योंकि गांव के लोग आदिवासी हैं जो समझते नहीं हैं, पर उनको हम ये बताए कि नहीं, टीकाकरण तो बच्चे को करना बहुत आवश्यक है। जी, तो इसको टीका लगाना ही है, ऐसा हम उनको समझे। जी, जगन्नाथ जी, छत्तीसगढ़ में बीजापुर और दंतेवाड़ा सिर्फ 2 जिलों को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि ये 2 जिले में ही हमको सबसे ज़्यादा लोडोर बच्चे का, हमने एक जो सर्वे करवाए थे एलियंस फॉर इम्यूनाइजेशन हेल्थ शुरुआत में, उसमें हमने ये पाया कि दंतेवाड़ा और बीजापुर, वो भी दंतेवाड़ा की 2 ब्लॉक, कटेकल्याण और कुआकोंडा, उसमें से लगभग 11 गांव हमको ऐसे मिले जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे छूटते हैं। और वैसे ही बीजापुर में भैरमगढ़ और बीजापुर ब्लॉक में, तो यहाँ 11 गाँव और वहाँ 13 गाँव, कुल मिला करके लगभग 24 गाँव हम पहले चरण में हमने पहचान की है। वैसे और भी लोडोर ग्राम है, लेकिन यहाँ का जैसे माओवादियों की जो प्रभाव है और पहुँच विहीन तकलीफ जो है, वो सबको ध्यान में रखते हुए शुरुआती चरण में हम इन गाँवों में शुरुआत किए हैं। अब आगे की रणनीति में इसको कैसे बढ़ाया जाए वो तो देखना है, क्योंकि गांव तक पहुंचना भी ज़रूरी है। गांव के लोगों से, स्वेच्छा कार्यकर्ताओं को, टीका सखी को पहचानना भी ज़रूरी है। एक ऑपरेशनल की दृष्टि के हिसाब से फ़िलहाल हम इन 2 जिलों से शुरुआत किए हैं, 1.5 साल हुआ है। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाने के लिए हम योजना बना रहे हैं, आगे देखेंगे कैसा होगा। अच्छा, टीकाकरण के दौरान बच्चे क्यों छूट जाते हैं, क्यों ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्यों उनको टीका नहीं लग पाता है, किन कारणों की वजह से? इसीलिए इनको लोडोर बोलते हैं हम, मतलब तकनीकी भाषा में लोडोर मतलब लेफ्ट ओवर, ड्रॉप आउट या रेसिस्टेंट। लेफ्ट ओवर वो होते हैं जो छूटते हैं पूरी तरह से, जैसे पलायन के कारण हो या परिवार बाहर चली गई है तो वो छूट जाते हैं। ड्रॉप आउट वो होते हैं जो 1-2 टीका लिए हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को 5 साल में कम से कम
सात सत्र की टीका लगनी है जो 12 बीमारियों से बचाता है। जी। तो एक आध का टीका लिए उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है, कोई ना कोई कारण हो, इसको हम ड्रॉप आउट बोलते हैं। तीसरा कैटेगरी में जिसको हम रेसिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि परिवार खुद चाहती नहीं है कि अपने बच्चे को टीकाकरण ना दे। इसकी मुख्य कारण ये होता है कि गलत भ्रांतियां हैं, जैसे बीसीजी टीका लगाने के बाद शुरुआत में बच्चे को थोड़ा बुखार आता है तो उनको गलत समझते हैं कि टीकाकरण से बुखार आ जाएगा या बच्चे को तकलीफ हो जाएगी। तो इन सब गलत भ्रांतियों के कारण भी नहीं आते हैं। और क्योंकि सारे के सारे गांव माओइस्ट इफेक्टेड इलाके में हैं तो उनका अपना भौगोलिक कठिनाई भी है, उनको अपनी दबदबा है। और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में ये बताऊंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी स्वास्थ्य के मामले में लोगों की निर्भरता खास करके बैगा, गुनिया और बड्डे जिसे बोलते हैं, इन लोगों के ऊपर ज़्यादा है। तो उन लोगों को ऊपर निर्भरता के कारण क्या है, ये टीकाकरण की जानकारी की अभाव भी होती है, उनको आइडिया होती नहीं है। तो ये भी एक कारण है, छूट जाते हैं। हालांकि शासन अनेक रूप से प्रयास कर रही है, उन्हीं प्रयासों में से हम भी एक हिस्सा है कि हम भी प्रयास करते हैं। उन क्षेत्र में हम प्रयास करें जहां थोड़ा शासन के लिए कठिनाई होती। तो हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि शासन की परियोजना सही तरीके से आखिरी छोर तक पहुँच जाए, उसकी सेवा, खास करके टीकाकरण के मामले में। जी हाँ। तो जगन्नाथ जी, हम जानना चाहेंगे कि हिफाजत जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा है, किन से आपको सहयोग मिलता है, किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं? हिफाजत कार्यक्रम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। पहला जैसे आपको बताया, पहचान करना, और पहचानने के लिए हम स्थानीय महिला समूह को हम ढूंढते हैं, सक्रिय महिला समूह। उन समूह में से सक्रिय सदस्य जो भी हैं, जो स्वेच्छा से तैयार हो जाते हैं, उनको हम टीका सखी कहते हैं। तो मुख्य रूप से टीका सखी तो हमारे उस समुदाय स्तर की एक महत्वपूर्ण अंग होती है कार्यक्रम की। इसके अलावा जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, या एएनएम जो छत्तीसगढ़ में आरएचओ बोलते हैं, और मितानिन जिसे आशा बाहर जगह पे बोलते हैं, इन लोगों का भी अपना एक भूमिका रही है। तो टीका सखी का जो उन लोगों के साथ सहयोग, ताकि वो भी वही काम करते हैं, लेकिन टीका सखी के पास एक एडवांटेज ये रहता है कि वो बस्तर क्षेत्र के गांव में बसाहट दूर दूर में फैला हुआ है। जी। तो क्योंकि वो समुदाय के ही ताल्लुकात रखते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा आसान है लाभार्थियों के साथ संपर्क बैठाने में। बिल्कुल। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग है। फिर उसके बाद इसमें हम कंपोनेंट रखे हैं प्रचार प्रसार का। जैसे अभी मुस्कान एक्सप्रेस करके एक कार्यक्रम चलाते हैं, जो महीने में हम लोग एक मुस्कान का एक गाड़ी जाती है, उसमें हम प्रचार प्रसार करते हैं। हैंड वॉशिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा परियोजना का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हैंड वॉशिंग का प्रमोट हो। और कोविड के दौरान कोविड का प्रचार प्रसार भी था, तो मुस्कान एक्सप्रेस एक होता है। और हम प्रत्येक माह में इन टीका सखियों के साथ हम रिव्यू मीट करते हैं। टीका सखी घर घर में पहचान ही नहीं करती है, बल्कि पहली जैसे बच्चे की पहचान हो गई, टीका सखी घर तक जाती हैं, उनको समझाती है, और सत्र के पहले ही उनको एक निमंत्रण पत्र देती है जी। कि ये पत्र लेके जाइए वहाँ पे आपको। और ये जब लाभार्थी की परिवार जब टीकाकरण सत्र में जाते हैं तो ये पत्र को वहाँ पे एएनएम दीदी अपने पास रखती है। हम उससे आकलन लगाते हैं कि कितने लोगों को हमने पत्र दिए हैं, निमंत्रण दिए हैं, उनको भेजने की प्रयास किए हैं, और कितने लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। इससे हमको भी समझ में आता है कि कौन कौन छूट रहे हैं, तो उसका एक ट्रैकिंग रहती है। तो इसका हमारा प्रत्येक महीने की एक समीक्षा बैठक सभी गांवों का टीका सखियों के साथ होती है। कुल मिलाकर के आज के दिन में हमारे पास 590 टीका सखी हैं, दोनों जिलों में मिला करके। तो इन 590 टीका सखियों को सदमार्ग प्रदान करना, ये बस्तर सामाजिक जन विकास जो क्रियान्वित संस्था है, उनके तहत हमारा एक जिला समन्वयक भी है। वो जिला समन्वयक के साथ ये लोग सहयोग करते हैं, और वो समीक्षा करती है, समय समय पे उनको आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। इसकी हमारी आईईसी मटेरियल अलग अलग से डिजाइन हुई है, जो काफ़ी सराहनीय है जी। तो इस प्रकार करते हैं, और ये प्रत्येक माह में संबंधित विभागों के साथ भी संपर्क होती है। तो काफ़ी सराहते हैं। जिला स्तर पे स्वास्थ्य अधिकारी लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि छूटे हुए बच्चे उनकी मेन स्ट्रीम लिस्ट में भी आ जाते हैं। वो भी चाहते हैं सबको टीकाकरण कराना, हम वो हमारे टीका सखी के माध्यम से उनको भी थोड़ा आसान होती है। खास करके बीजापुर क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो कुछ कुछ गाँव में तो पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्थानीय जो संस्था हम मदद लिए हैं उनकी अपनी वहाँ पे पहचान के कारण होता क्या है कि टीकाकरण की सत्र जो पहले इतनी नियमित नहीं हो पाती थी इन कठिन गाँव में, आज वहाँ पे अच्छे खासे
टीकाकरण सत्र हो पाती है, तो ये शासन के लिए भी फायदा हो जाता है। जी हाँ। तो ये सब अलग अलग कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि जो शासन के द्वारा जो चलाई जा रही हैं योजनाएं, तो इसके हिफाजत कार्यक्रम के माध्यम से क्या लोगों तक पहुंच पाती है या सहायता मिलती है? जी मिलती। एक्चुअली शासन की जो परियोजनाएं हैं ये सेवा प्रदाता है शासन हो गए, क्योंकि VHND सेशन जो होती है, सेशन में जहाँ टीकाकरण सत्र लगती है, टीकाकरण होती है, सेवा देने की काम तो स्वास्थ्य विभाग का करते हैं। हमारा काम डिमांड जनरेट करना, तो डिमांड जनरेट करने के मामले में हम काफ़ी कारगर साबित होते हैं। और उन जगहों पे डिमांड नहीं आती, जैसे आपको बताया, जो छूट जाते हैं, जो रेसिस्टेंट फैमिलीज हैं, उनको समझाने के लिए शासन की जो भी अमला है वो शायद पर्याप्त नहीं है या पहुंच नहीं है, उनकी अपनी कठिनाई है जो हमारे लिए आसान है। तो इस कार्यक्रम के बाद टीका सखी लोग आसानी से वो काम कर लेते हैं। तो जो बच्चे छूटते हैं, जो बच्चे को इस प्रकार की गलत भ्रांतियां हैं, ये टीका सखी अपनी समुदाय स्तर पे उनकी भाषा में उनको अच्छे से समझा देती है और इनको ये लोग ट्रैक करते हैं। हाँ, मतलब प्रत्येक गांव में हर पैदा होते हुए हर बच्चे की जान एक रजिस्टर बनाते हैं, ट्रैकिंग रजिस्टर। उस ट्रैकिंग रजिस्टर बच्चे पैदा होते ही सबसे पहले टीका सखी लोग उनका नामांकन करवा देते हैं ANM के यहाँ रजिस्टरों में, फिर उनके पीछे लगते हैं, क्योंकि पूरे 24-23 माह के अंदर उनको इतने सारे टीके लगनी है। तो हर टीकाकरण सत्र में कौन से टीका के कब जाना है वो पहले से ही उनको बता देते हैं, उनको ले जाते हैं। इसमें पंचायत स्तर के लोग काफ़ी सहयोग करते हैं, क्योंकि जो टीकाकरण सत्र होती है, बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उनको रहने की व्यवस्था हो या जो, क्योंकि बसाहट जो है दूर दूर बसा हुआ है। अब वहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी लोग हैं, उन लोग एक बार आते हैं तो कभी जल्दी आते हैं, कभी बाद में आते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत उस वक्त वहाँ रहने की व्यवस्था भी होना चाहिए। तो हमारा बूथ लगती है, हमारा कार्यक्रम के तहत भी इंफॉर्मेशन बूथ टीकाकरण सत्र में भी लगती है। और साथ ही साथ जो हाट बाजार होती है, जो काफ़ी फेमस है, सारे आदिवासी लोग वहाँ जाते हैं, हाट बाजार में भी हम एक इंफॉर्मेशन बूथ लगाते हैं। उस बूथ में यही टीका सखी लोग ही उनको आवश्यक जानकारियां देते हैं, कब सत्र है, ये सारे जानकारी उनको देने की प्रयास करते हैं। उसमें काफ़ी टर्नआउट भी होती है, मतलब बहुत सारे पूछने भी आते हैं। हमारे जो IEC मटेरियल काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो राज्य स्तर की जो BMO CMO लोग काफ़ी सराहते हैं, काफ़ी तारीफ करते हैं इस प्रकार के कामों, क्योंकि इतनी कठिन क्षेत्र में भी कम से कम इतना तो हो पाता है। जी सरोजनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा अनुभव रहा है आपका, कैसा लगता है टीका सखी के रूप में आपको कार्य करना, कैसा लगता है आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे। जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है टीकाकरण सखी में काम करने के लिए, कि हम टीकाकरण सखी के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चे टीकाकरण से लाभान्वित हो रहे हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से उनका बचाव हो रहा है। जी बहुत अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे जगन्नाथ जी कि हिफाजत कार्यक्रम के बाद समुदाय में किस प्रकार का बदलाव आया है? देखिए, सबसे पहले तो तकनीकी ही भाषा में अगर बताऊं तो हमने जब शुरुआत किए थे, जिन गाँव को हम चयनित किए हैं, बहुत कठिन गाँव हैं उस वक्त, जैसे बीजापुर में जो लक्ष्य के एवज में जो प्रतिशत है टीकाकरण की, वो लगभग 23-24% था आज के 1.5 साल पहले। आज वो लगभग 82-83% तक के पहुंच गई, मतलब उतने बच्चे कवर हो गए जो लक्ष्य के परिप्रेक्ष में। वैसे ही दंतेवाड़ा में भी जब शुरुआत हमने किए थे, जो 11 गांव में, वहाँ पे लगभग 53% कुछ टीकाकरण की दर थी लक्ष्य के एवज पे। आज उसकी प्रतिशत लगभग 92-93% है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि टीकाकरण की जो कवरेज है उन गाँवों में वो लगातार इस स्थिति तक आया है, और एक भी बच्चे छूटते नहीं है। दंतेवाड़ा में बिल्कुल एक भी बच्चे छूटते नहीं हैं। अब इसकी असर इतनी ज़्यादा है कि जैसे दंतेवाड़ा की जो BMO हैं, हमको ये अनुरोध किए हैं कि विशेष, मतलब औपचारिक रूप से हमको ये कम्युनिकेट किए हैं कि जिन गाँव में आप किए हो, वैसे हमारे और भी 8-7 गाँव हैं, इसको भी आप संभालिए, ताकि हमको काफ़ी अच्छी सराहना है। हमारे जो गतिविधियां हैं इसका एक असर छोड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि टीका सखी आज के दिन में एक पहचान बन गई। जैसे मितानिन की अपनी पहचान हुई है, वैसे टीका सखी की एक पहचान बनी है। हालांकि ये बहुत जल्दी और जल्दबाजी होगा बोलना। हाल ही में हमने एक मूल्यांकन किए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कौन कौन लोग हैं जो स्वास्थ्य के मामले में लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो आज भी जो ट्रेडिशनल हीलर्स है, जो सिरहा दुनिया बड़े बैगा लोग हैं, आज भी 33% तक के इन्फ्लुएंस वो करते हैं। वैसे AAA हम बोलते हैं, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM और आशा वर्कर, इन तीनों का भी काफ़ी अच्छा असर स्वास्थ्य के मामले में रहता है। पंचायत की जो PRA इंस्टीट्यूशन मेंबर्स होते हैं, पंचायत की सदस्य हैं, इनका काफ़ी अच्छा, इनका लगभग 22% रहता है। इसके अलावा शिक्षक और अन्य, वो शिक्षक और अन्य कैटेगरी में
लगभग 6% की प्रभाव टीका सखी आज के दिन में दे पाती है। इसका मतलब 1.5 साल में टीका सखी की इतनी प्रभाव देखा जाए तो ये काफ़ी मतलब उनकी अपनी एक पहचान बन चुकी है। हमारे जो परियोजना गांव जहां पर भी है, टीका सखी का एक अपना एक पहचान बन गई है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि बच्चे के संबंध में कोई जानकारी, खास करके टीकाकरण के मामले की बात हो तो लोगों को टीका सखी के ऊपर एक भरोसा आज के दिन में, वो इतना अच्छा संबंध ये लोग बिठा पाए हैं स्थानीय समुदाय पे। क्योंकि वो स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी हुई है तो ये स्वेच्छा से काम करते हैं, इसमें कोई बाहरी इस तरह के कोई आर्थिक मदद या ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन इन लोगों को हमको सतत मोटिवेट करने के लिए हम जो मासिक रूप से जो हम समीक्षा बैठक करवाते हैं हमारे जिला समन्वय के थ्रू, तो हम इनकी साथ साथ उनकी समूह को भी हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। जैसे जिन समूह से ये जुड़े हैं उन समूह को आर्थिक रूप से किस प्रकार बिजनेस की रास्ता खुले, या उनकी प्रोडक्ट का अच्छा मार्केट हो, या उनका अपना जो जरूरत है बाजारीकरण के लिए हम अलग से उनको मदद करते हैं, जो इनके लिए काफ़ी प्रभावशाली रहता है। उनको लगता है कि हमारे संस्था को ये लोग देखभाल कर रहे हैं और हम हमारी जिम्मेदारी हम बखूबी निभाएं, हमारे गांव के एक भी बच्चा टीकाकरण से छूट ना जाए। इतना पहचान हो चुकी है कि अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त बस्तर की 3-4 चरणों की अभियान हुई है, तो हमारा टीका सखियाँ उसमें पूरा बिल्कुल सहयोग दिए हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जो अभी टीकाकरण की ड्राइव हुआ उसमें इन लोगों का काफ़ी सहयोग लिया गया। एक बच्चे को ला के वहाँ तक बिठाना, इसके कारण क्या है दंतेवाड़ा और हमारा उन क्षेत्रों में कोई बच्चे छूटे नहीं हैं सब टीकाकरण के। ये शासन के लिए भी काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि उनका भी वही उद्देश्य है, हमारा भी वही उद्देश्य है, बस थोड़ा नज़रिया अलग अलग है, हमारा तरीके जो है थोड़ा अलग है। हम डिमांड जनरेट करते हैं और शासन उसका सप्लाई साइड को देखभाल करती है जी। जगन्नाथ जी, हम जानना चाहेंगे कि हिफाजत कार्यक्रम की आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति जैसे बताए हैं, पहला तो ये है कि इसको और अन्य और भी लोडोर ग्राम जो है थोड़ा उस तरफ दिशा में ले जाने की तो प्रयास कर ही रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि आज हम नहीं भी रहे, ये जो टीका सखी जिनको हमने आज बनाए हैं मेहनत करके, इनका एक अपना स्थान बनी है, ये टीका सखी अपने आप आगे बढ़ाए। और इसके लिए हम एक ट्रैकिंग रजिस्टर नाम की एक व्यवस्था शुरुआत किए थे कि हर गांव में टीका सखी स्वयं अपनी गांव के सारे बच्चों का जन्म से लेकर के 5 साल तक के उसकी हर चीज़ का वो ट्रैक करते हैं। ये थोड़ा सा और उभर के आ जाए तो किसी की मदद के बगैर ही ये टीका सखी अपने गांव का हर बच्चे को टीकाकरण का सुनिश्चित करवा सके और समुदाय में उसकी पहचान बने। तो रणनीति कुछ इस प्रकार है कि हम इन टीका सखी को और आगे ले जाएं, समूहों को और स्ट्रेंथन करें, और नए ग्रामों में हम अगर जा पाएँ तो कोशिश करेंगे, और सरकार की जो विभागों के साथ हम अपना तालमेल सही तरीके से बिठा पाए ताकि हम उनको सहयोगी हो सके। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं अंत में यही है कि सरकार की जो VHND सत्र, जो टीकाकरण प्रोग्राम जो है, इवन जैसे इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम हर 6-6 महीने में होता है, उन बच्चों के लिए विशेष करके होता है जो छूट जाते हैं जी। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या है, वो छूटने वाले व्यक्ति को भी हम पहले से ही ढूंढ के तैयारी करके रखते हैं टीका सखी के माध्यम से, तो एक भी बच्चा वहाँ पे मिस ना हो। तो हमारा रणनीति कुछ इस दिशा है कि इनको और आगे ले जाए। मतलब जैसे आप आत्मनिर्भर की बात किए हैं, हम भी चाहते हैं समुदाय स्तर पे टीका सखी लोग भी अपना खुद की समस्या खुद आत्मनिर्भर हो जाए, खास करके टीकाकरण के मामले में। जी। सरोजनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टीका सखी के रूप में आप कार्य कर रही हैं, तो आप और भी ऐसी महिलाओं को, स्वयंसेवी संस्था की महिलाओं को क्या प्रेरित करना चाहेंगी? जी, और भी जो स्वयंसेवी संस्थाएं के जो महिलाएं हैं, जो समूह की महिलाएं हैं जी, मेरे गांव में और भी समूह है जिसमें महिलाएं जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रेरित करना चाहूँगी और करती भी हूँ मैं। अच्छा। कोविड वैक्सीन के बारे में हम जानना चाहेंगे जगन्नाथ जी, किस प्रकार से इसका वैक्सीनेशन उधर किया जा रहा है, इसमें आपकी संस्था किस प्रकार से सहायता पहुंचा रही है? देखिए, क्या जैसे मैंने बताया, हमारा कार्यक्रम 1.5 साल पहले शुरुआत हुई थी, तो 6 महीने पहले जैसे पिछले साल जैसे कोविड की लॉन्च हुआ, तो इन टीका सखी सिर्फ टीकाकरण के लिए ही काम नहीं किए हैं, बल्कि कोविड के बारे में सही जानकारी, क्योंकि गलत भ्रांतियाँ बहुत थी वहाँ पे, सही जानकारी देने में हमारा टीका सखी काफ़ी सहयोग दिए हैं। उसके अलावा एक एलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन हेल्थ एक बिहेवियरल स्टडी भी की थी कि कोविड वैक्सीनेशन आने से पहले इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया समुदाय का है। तो ज़्यादातर ये नतीजा मिला है कि लोग चाहते हैं, कराना चाहते हैं, लेकिन शासन की ओर से हो तो अच्छा हो। तो उसके लिए हम जब ये सर्वे किए थे तो तब हम प्रचार प्रसार भी करवाए थे कि
वैक्सीनेशन आ रहा है और उसको किस तरह से उसके बाद कैसे समस्या दूर होगी। जी जी जी। जैसे आपने बताया अभी वैक्सीनेशन की ड्राइव तो चालू हुआ है, अभी प्रत्येक व्यक्ति को 2 डोज लगनी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीनेशन 2 चीज़ें तो हमारे यहाँ चल रही है। इसमें भी आपकी हमारा जो संस्था है आगे की रणनीति जैसे आपने बताया है ना, जी, जी। अगले चरण में हम कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी हम प्रेरित करें और जी जी ये हमारा एक योजना बनी हुई है, बड़ी अभी वर्तमान में उसके ऊपर चर्चा भी चल रही है। जी, तो वैक्सीनेशन के लिए भी हम इन्हीं टीका सखी के माध्यम से हम प्रमोट कार्य करें ताकि करेंगे, सभी जी, को जी। एक अंतिम प्रश्न, एक संदेश आपसे, अगर आप हिफाजत कार्यक्रम की ओर से हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहें, बहुत ही संक्षिप्त में, हमारे पास समय कम है। संदेश बिल्कुल सीधा है कि कोशिश हमको ये करना चाहिए कि जो बच्चे हैं हमारे फ्यूचर रिजर्वायर है, हमारे देश की भविष्य हैं, हर एक बच्चे को 100% सारे के सारे टीका 23 माह तक के और 5 साल तक के जो अन्य हैं, इसको सुनिश्चित कराने के लिए हर कोई प्रयास करे, परिवार सहित, परिवार की पड़ोस सभी लोग मिलके हमारे प्रदेश में कहीं भी एक भी बच्चे को किसी भी टीकाकरण का कोई भी सत्र छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे के सारे टीका लग जाए, यही हमारी मंशा रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नमस्कार।